बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौंगावकर जी हमारे साथ हैं। पहले आपको मैं खबर दे दूं, अमित शाह जी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के जीतने के बाद पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया। ये मुझे बता खबर दी गई, तो पर्यवेक्षक हो गए अमित शाह जी। तो मतलब वो तय करेंगे वहां पर विधायक दल की बैठक में किसका नाम लेना है। और उनके साथ मोहन उनके साथ मोहन चरण विधायक दल की बैठक में कुछ जो नाम निकल के आएगा वो उनकी मौजूदगी में होगा, सब कुछ उसको वो सुपरवाइज करेंगे। और वो नाम क्या होगा इस पर हमने भी पहले हिस्से में बात कर ली थी। उनके सुपरविजन में विधायक तय करेंगे कि क्या नाम तय करना है। सौरभ जी, शुभेंदु अधिकारी को बनना चाहिए। आप कुछ बता रहे थे, खबर पहले दे रहे थे। मुझे जो एक तो मोहन चरण मांझी इनके साथ जाएंगे सह पर्यवेक्षक के तौर पे, क्योंकि उड़ीसा बगल उड़ीसा के चीफ लेकिन मिनिस्टर। एक मुझे याद आ जाता है तुरंत, वो हरियाणा में भी अमित भाई गए थे। मुझे अगर ठीक याद आ रहा है तो हरियाणा में भी ऑब्जर्वर के तौर पर अमित भाई गए थे, वहां चुनाव जब हुए थे उसके बाद। ये वाला ना, हाँ, तो इस बार तो संकट था, वहां पे मेजोरिटी नहीं थी। नहीं, इस बार तो है मेजोरिटी, पिछली बार नहीं थी। यहाँ तो था ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां वो गए थे। वो अच्छा। खट्टर जी के बाद सैनी जी को जब बनाना था वहां जब आए थे, तो वहां पर तो ऐसी कोई कंफ्यूजन ये नहीं। मैसेज, आप मैसेज ही नहीं समझ रहे उनका। नहीं, वो आप भी मासूम हैं। मैं समझ गया। मैं आप भी मासूम हैं। शुभेंदु के नाम पे चैलेंज क्या है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं भी निजी तौर पर मानता हूं ये ठीक बात है, और हम लोग इसकी चर्चा खूब करते रहे हैं, क्योंकि ये लगता है किसी भी पार्टी में उसके विचार के लोग, अब भारतीय जनता पार्टी में अगर संघ भाजपा के मूल लोग नहीं होंगे, लेकिन ये भी जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बन गए। जेपी नड्डा असम जाएंगे। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया होगा ना, कि वो तय करते हैं कि पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। किया होगा सर, बिल्कुल ठीक है। समीर जी, नहीं, अमित शाह का जाना बनता भी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने इस पूरे चुनाव को लीड किया था, और पहली बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। और अमित शाह का जाना है बताता है कि भारतीय जनता पार्टी उस जीत को कितनी गंभीरता से लेती है। विधायक दल की बैठक होगी, अमित शाह तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी की संभावना सबसे ज्यादा, और इस बार लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है पार्टी इस बार बनाएगी। क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि भाई विपक्ष के कारण महिलाओं का बिल पास नहीं हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री, वो भी सिर्फ दिल्ली में है, ऐसे किसी बड़े प्रोमिनेंट राज्य में नहीं है। उप मुख्यमंत्री जरूर है, राजस्थान में है, तमाम जगह उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक महिला उप मुख्यमंत्री दे सकती है। 2 उप मुख्यमंत्री मुझे लगता है बनेंगे। और देना खबर बंगाल में तो देना क्योंकि हम अमित शाह जी की आगे बात करना जा रहे थे। अमित शाह कैसे इस जीत के आर्किटेक्ट हैं, कैंपेन से लेकर के वहां खास तौर पर लोगों के मन से डर निकालने वाली जो बात थी, बदलाव की जो एक भावना थी, उसको बीजेपी का व्हीकल प्रोवाइड करना, संगठन वहां पहुंचाना जहां बिल्कुल नहीं था, और टीएमसी इतनी मजबूत जड़ें थी उसकी, समाज में, पुलिस में, सब जगहों पर, उसके सामने कैसे चुनाव लड़ना, ये सारी व्यवस्थाओं में ये सब काम अमित शाह जी ने किए थे। कल वो थे मोदी जी के साथ जहां पर पार्टी दफ्तर में मोदी जी ने हार, वो देखा आपने तस्वीर, पहनाया वो नितिन नवीन उनको हार पहनाने गए, उन्होंने पलट के हार उनको पहना दिया। नितिन नवीन जी को भी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से 2 बड़ी जीतें हासिल हुई हैं, ये तो जाएंगी तो उनके क्रेडिट में ही, मतलब बंगाल में तो मुख्यमंत्री बना लिया उन्होंने। देखिए, रिकॉर्ड के तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार और बंगाल दोनों उनके अध्यक्ष होने की बात हुई, लेकिन मेरा मानना है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अभी उनकी टीम बननी है, अभी उनको टीम के लिहाज से, पार्टी अध्यक्ष के लिहाज से बहुत कुछ करना है। उनकी अभी सारी वो तो आते ही ये हो गए दोनों, तो रिकॉर्ड के तौर पर रिकॉर्ड लिखा जाएगा तो ये तो बताया कहा जाएगा उस वक्त ये बीजेपी की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो उसमें जब बंगाल जीते या बिहार में जब मुख्यमंत्री बना तो नितिन नवीन जी के कार्यकाल के ये तस्वीर बड़ी टाइमली निकाल दी हमारी टीम ने, ये मोदी जी ने वही हार जो नितिन नवीन पहनाने वाले थे उनके गले बढ़ा दिया। यानी हम लोग अमित शाह जी की बात कर रहे थे। अब अमित शाह जी ने इस बार हर रैली में जो बातें कही, टीएमसी के गुंडों, याद रखना उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा, कर दूंगा, कर देंगे नहीं कह रहे थे वो। भाजपा का मुख्यमंत्री कर देगा नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं कर दूंगा। ये एक तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्गमैन इमेज जो है उसका वहां पर पॉजिटिव इस्तेमाल किया कि गुंडों समझ लो यहां मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। और ऐसा वो अमूमन नहीं करते हैं, वो भी थोड़ा पीछे रह करके ऑपरेट करने वाले लोगों में से। बंगाल में वो चेहरा बने उस कैंपेन का, ये भी पहली बार हुआ। अमित शाह जी पहली बार मासेस के बीच में इतना ज्यादा हमने किसी इलेक्शन में उनको देखा। सबसे ज्यादा रैलियां उन्हीं की हुई हैं, मोदी जी की भी नहीं हुई। इस बार योगी जी की भी बहुत हुई, लेकिन अमित शाह जी की उनसे ज्यादा हुई। मेरे ख्याल से 19 बैठ के बहुत ज्यादा लिए उन्होंने, वो तो बैठ के लगातार रोज बैठ के लिए रैलियां, रोड शो की बात अभी नहीं करता कि इतनी बैठ के ज्यादा संगठन की। अब कल से वो एक बयान बहुत चल रहा है, 12 साल पहले 2014 में पूछा था ममता बनर्जी ने, हु इज अमित शाह,
14 में आए थे तो नए नए थे, बीजेपी के अध्यक्ष बन गए होंगे तब, और अब वो बयान चल रहा है कि तब एक रैली में अमित शाह ने बताया था कि मैं हूं ममता जी अमित शाह, छोटा सा कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, लेकिन आपको टीएमसी को यहां से उखाड़ फेंकने के लिए आया हूं। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। तो ये लोग 14 की बात हो रही है, तो लोकसभा इलेक्शन की बात होगी तो अमित शाह जी नहीं थे पार्टी अध्यक्ष, जीत के बाद बने थे, तो उस वक्त पूछा था अमित शाह की बात हुई तो तभी उन्होंने जवाब दे दिया था। आज 12 साल के बाद अब शायद अभिषेक बनर्जी, तब छोटे थे अब बड़े हो गए, तो अभिषेक बनर्जी ने वैसी भाषा बोली कि दिल्ली के कोई बाप भी आ जाए किसी का तो आ नहीं सकता। अब वो कह रहे हैं डायमंड मॉडल हार्बर 110 जन्म लेने पड़ेंगे तुमको इसको ध्वस्त करने में। अभी डायमंड हार्बर मॉडल का अभी 21 मई पाल्टा में 21 मई को इम्तिहान जो है वो हो जाएगा। लेकिन समीर जी बताएंगे अमित शाह जी जो हैं वो इस जीत के कितने बड़े नायक हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी तो भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर जितने भी चुनाव जीत हुई उसके सबके नायक अमित शाह जी रहे हैं। कहीं उनकी भूमिका, उन्होंने अपने आप को कम रखी, कहीं बहुत ज़्यादा भूमिका रही। और 2014 से लेकर 2026 तक, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो 2014 का, 2019 का, 2024 का हो, भले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते वो चुनाव लड़ा गया हो या उनके पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में चुनाव लड़ा गया हो, सारे चुनाव में अमित शाह की भूमिका होती है। ऐसा होता नहीं कि अमित शाह किसी भूमिका में नहीं रहे। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल अमित शाह जी ने बंगाल और दिल्ली अमित शाह जी ने अपने केंद्र में लिया था कि इन दो राज्यों के अंदर हमें, और उड़ीसा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आना है। और बंगाल उनके लिए वैसे भी एक बड़ी चुनौती था। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीत रही थी, ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार चुनौती दे रही थी, बंगाल चूंकि बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर स्टेट है, वहां जिस तरीके से घुसपैठी हो रहा था, ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार को जमीन देने से मना कर रही थी। जो होम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह जमीन मांग रहे थे, ममता बनर्जी उस पर जमीन नहीं दे रही थी। तो जिस तरीके से अमित शाह ने ठान लिया था कि भाई कोई राज्य हम जीते या नहीं जीते, बंगाल किसी भी हालत में जीतना, और उसके लिए फिर 2021 के हार के बाद और 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा बंगाल में, उसके बाद अमित शाह ने कहा कि अब बंगाल को रूटीन में मैं देखूंगा। और यह एक अकेला असला राज्य रहा कि जहां अमित शाह हर सप्ताह बातचीत करते थे। वीकली संडे को अमित शाह जी का तय कार्यक्रम था कि लगभग 2 से 2.5 घंटा वो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते रहे, चुनाव संगठन प्रभारी से बात करते रहे। 21 में हारने के बाद से शुरू हो गया था 2024 लोकसभा के बाद, 2021 से उन्होंने शुरू कर दी थी, 2024 के बाद बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई थी। और फिर सुनील बंसल को उन्होंने वहां पर भेजा और लगातार वहां संगठन के स्तर पर जिस तरीके से काम किया, प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट करते रहे, प्रधानमंत्री से जो दिशा निर्देश मिलते थे वो जमीन के स्तर पर देते रहे, जिला प्रमुखों से बात की, उन्होंने वहां पर बूथ मैनेजमेंट से बात की, सारे लोग जमीन स्तर पर बात करके आज जो परिणाम आ रहा है इसमें अमित शाह की रणनीति की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है ऐसा क्रेडिट अमित शाह जी को दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी के तौर पे याद दिला दूं, अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को एक बूथ गोद लेना है, कितना भी बड़ा नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, और वो रात वहीं रुकेगा, यानी वहां रुकेगा तो मतलब उसी जगह पे कार्यकर्ता के घर में या वहां का जो आसपास का गेस्ट हाउस होगा वो होटल में नहीं जाएगा। अमित शाह ने बंगाल के सबसे कमजोर बूथ को अपने विस्तारक के तौर पर, उसको संगठन विस्तारक के तौर पर उन्होंने नाम दिया था, और बंगाल के सबसे कमजोर बूथ पर वो संगठन विस्तारक के तौर पर गए थे, वहीं के कार्यकर्ता के घर में खाना खाया था। और बंगाल में तब ये कहा जा रहा था कि यहां आके करेंगे क्या, यहां तुम आके 2 लोग यहाँ खाना खा लोगे, रात रुक जाओगे तो कर लोगे क्या, तो वहां से ये कहानी यहां तक आई। अब जो अभी आपने कहा विस्तारक बनाया, अब ये देखिए बीजेपी का विस्तार देश में, बंगाल में इतनी जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद कई कीर्तिमान बने हैं और भगवा की ऐसी लहर कभी नहीं देखी गई इतनी बड़ी। मोदी जी के आने के बाद भी बीजेपी ने अच्छों को पटखनी दी है। ममता जैसी जुझारू लीडर अपनी सीट नहीं बचा पाई और बंगाल में जीत क्या मिली, पूरा का पूरा सीन बदल गया। अब आप ये देखिए, देश का नक्शा आपके सामने है। उत्तर भारत में अगर झारखंड की बात कर ले, वैसे पूर्व में आना चाहिए, लेकिन एक झारखंड बीच में, क्योंकि वो गोल आपको सफेद दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ दीजिए आप, 2 महीने रुक जाइए सर, झारखंड भी आ जाएगा। सारे राज्य जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। ये है पॉलिटिकल नक्शा भारत का। पंजाब देश के 22 राज्यों में इस वक्त एनडीए की सरकार है, 16 राज्यों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, अपना, कोई गठबंधन का नहीं।
बंगाल को इसमें जोड़ दीजिए तो 17 हो गई है। 23 हो गए हैं ना, 23। इस वही अब 23 हो गए, मतलब एनडीए के 23 और इनके 17 हो गए बीजेपी के अपने। और इस जीत के बाद देश की 77.46%, यानी 77.5% आबादी वहां रहती है जहां पर बीजेपी की सरकार है। एनडीए में 22 राज्यों को अगर आप इसमें मिला देंगे, ये मैंने पहले बताया आपको, 77.5% आबादी वो है जो बीजेपी के शासन के अंडर है। और 72% भूगोलिक। और अगर इसमें एनडीए के जो राज्य जोड़ दें, जो 22 हो जाते हैं टोटल, तो देश की 140 करोड़ में से 100 करोड़ आबादी वो एनडीए शासन के अंडर है, जहां गवर्नेंस एनडीए की मुख्यमंत्रियों की। वैसे बंगाल में जीत के साथ देश के 20,85,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 63.43% हिस्से पर अब भगवा झंडा लहरा रहा है। 63.5% क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के वहां पर एनडीए इस में वक्त- 72% है। एनडीए का टोटल और एनडीए का हो जाता है 72%, मतलब 72% हिस्से पर भारत के वो एनडीए की सरकार चल रही है। अभी आपने यूपी किसका बयान बताया था जो पाताल लोक वाला? अरविंद केजरीवाल, अच्छा हाँ, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जब मोदी जी की लोकप्रियता पाताल में चली गई है, तो ये सीन है, ये दिखता है ऐसा भारत का नक्शा उस वक्त जब मोदी जी की लोकप्रियता बकौल अरविंद केजरीवाल पाताल उसमें में जो है। ऊपर के नक्शे में मतलब नहीं दिख रहा है भगवा, हाँ, तो लद्दाख केंद्र शासित है। वो देखिए लद्दाख केंद्र शासित है, जम्मू कश्मीर मान्यता कश्मीर नहीं है ठीक है, बीजेपी के हाँ। पास, हिमाचल नहीं है बीजेपी के पंजाब और पास, हिमाचल। पंजाब हिमाचल दोनों में अगले साल इलेक्शन होने वाला। बचा है केवल झारखंड, जो वो कह रहे हैं कि वो भी रुक जाइए कुछ वक्त, और दक्षिण में भी, कर्नाटक में तो बीजेपी दरवाजे आ पे गई है खड़ी ही पहले, है, हाँ। हो सकता है अगले इलेक्शन में केरल बदल ही है। जाए। तो केरल, बाकी तमिलनाडु, बाकी दो। कांग्रेस जो है वो शुद्ध रूप से अब दक्षिण की पार्टी बन गई, दक्षिण की पार्टी बन गई है। ममता बनर्जी की पार्टी बन गई है मुसलमानों की पार्टी। अभी आपने डेटा देखा, आपको मालूम है जितने कैंडिडेट टीएमसी के बना जीते हुआ है ना इधर 81, ये देखो उसके नीचे जहां इनमें से कितने प्रतिशत जो हैं वो मुस्लिम आबादी से आते हैं? 40%। 40% सीटें जो टीएमसी जीती है उस पर जीतने वाला उम्मीदवार मुसलमान है। आसाम में अभी बात दिखाएंगे आपको, बयान में दिखाऊंगा, कांग्रेस पार्टी के जितने कैंडिडेट जीते उसमें एक हिंदू है, एक, बाकी सब माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं। तो आप, और इसको आज आपके दोस्त ने, आपके जो वो सीनियर दोस्त हैं आपके योगेंद्र यादव जी, उन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए और हमारे ऑपोजिशन की पार्टियों को दूर करनी होगी कि आप सिर्फ माइनॉरिटी वोट से सत्ता में बने रह सकते तो हैं। अभी नहीं तक क्यों मुमकिन। थी? ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल ये मोदी नहीं जी की है। पाताल लोक में जाती लोकप्रियता के साथ देश का नक्शा तो देख मैंने लीजिए। पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपनी समझ ठीक कर लेनी चाहिए अगर उनको ये पाताल लोक में जाती हुई लोकप्रियता दिख रही है। सच ये है कि उनकी पाताल अपनी लोक तक राजनीति लोकप्रियता पाताल लोक में जाने को बिल्कुल तैयार है। दिल्ली आप खो चुके हैं, तीन। पंजाब अगले चुनाव में अगर बीजेपी ने अपने कार्ड्स ठीक से चले और शिरोमणि अकाली दल से दोबारा समझौता हो गया, गठबंधन हो गया, तो पंजाब इनके हाथ से गया। दूसरी बात मैंने शायद कल भी जिक्र किया था कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो करते हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उसकी अपनी सीमाएं हैं और एक सीमा के बाद वो बैकफायर करने लगती है। बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करती है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से आप देखेंगे, चाहे यूपी से देख लें, बिहार से देख लें या बंगाल में देख लें, जो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है वो बीजेपी को भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो नक्शा देते के रखिएगा जरा। वो जो अपोजिशन के दल हैं, जो माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स से अपने आप उसी से हो हो रहा रहा है। है। बंगाल में सयानी घोष का जो गाना था, या ममता बनर्जी की चुनौती थी कि एक भी आंखों में घुसपैठिया काबा नहीं दिया, जाए, सीने आंखों में में मदीना काबा और और आंखों में हाँ, मदीना। लग जाए। तो ये काम जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी का रास्ता आसान रिवर्स पोलराइजेशन के जरिए। हाँ, अगर थोड़े ठंडे दिमाग से देखें, आरोप अपनी जगह है कि चुनाव चोरी हो रहा है, सीटें चोरी हो रही हैं या संस्थाओं की चोरी हो गई। सच ये है कि इस देश का राजनीतिक मानस बदल रहा है, बदल गया है सर। आप उस बदलाव को नहीं महसूस कर पा रहे हैं और ये बदलाव 2014 से 2024 के आप भी बीच तो किसी या का बयान 26 याद के दिला बीच रहे थे बहुत जिनको बड़ी तेजी से- पीड़ा हो रही थी कि देश कहां चला गया। वो वही मणिशंकर कह अय्यर रहा जी का हूं। बयान। देश सही जा रहा है, आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं। क्या बोले वो, क्या बोला उन्होंने? योगेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, 2024 में खिड़की खुली थी वो बंद हो गई। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, पहले भारतीय वोट करते थे, अब हिंदू वोट कर रहा है, कम्युनल हो रहा है। फिर याद आ जाता है हरियाणा में जो कांग्रेस नेता ने, सुरजेवाला जी ने जहां तक बयान दिया था कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं। फिर याद आ जाता है कि वो नमाज तोड़कर पहले मारो, जो है वो क्या नाम है उनका, खड़गे जी। मारो, खड़गे जी। तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो देश के लोगों को लगता है कि भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो या हमसे लड़ रहे हो। और हिंदू को कैसे, अरे वो तो यूपी और बिहार का हिंदू है ना, वो थोड़ा दूसरी तरह सोचता है। ये बंगाल का हिंदू है, ये ऐसे नहीं सोचता। लीजिए सोच के दिखा दिया उसने।
आपने मजबूर किया। और हिंदू अभी भी कह रहा है किस पे वोट करता है, वो विकास पर करता है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में है, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन। बंगाल में क्या हो गया, कोई खबर ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी खबर, उसको मार दिया, उसका ऑफिस जला दिया, उसका घर जला दिया। मुझे लगता है कि जो इतने लंबे समय से फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स हो रही थी, उसने वहां ले जाकर राजनीति को खड़ा कर दिया कि लोगों को साफ साफ दिखने लगा कि भाई वो चुप रह के क्या करते हैं और गुस्साते किसके खिलाफ। राहुल गांधी क्या कहते हैं, हिंदुत्व तो मतलब क्या है। तो लीजिए, गोमुख से गंगा सागर तक, जो हिंदुओं के लिए रहता है कि अपने जीवन में एक बार गोमुख चले जाएं और एक बार गंगा सागर चले जाएं, तो गोमुख से गंगा सागर तक वो हिंदू राजनीति दिख रही है। और कुंभ जिसको नहीं समझ में आ रहा, ध्यान करें। ये जो अभी आपको मैप दिख रहा है, इसमें 2 प्रदेश में तो अगले साल इलेक्शन है, मतलब जो ऑपोजिशन के पास है। वैसे यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी, लेकिन वो बीजेपी के पास है। हिमाचल में और पंजाब में दोनों जगह जो है वो अगले साल इलेक्शन होना है। वो अगर बीजेपी जीत जाएगी तो फिर इमेजिन कीजिए इस मैप को। अभी इसकी बात हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। असम की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी बात मैंने आपको बताई कि अब अपोजिशन विचार वाले रखने वाले लोग भी कह रहे हैं कि केवल माइनॉरिटी वोट से आप सत्ता में नहीं बने रह सकते। तो असम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। पहला मौका है जब असम में किसी भी पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। एनडीए की गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं 126 में से। अकेले बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं। पहली बार उसको भी वहां पर अपने दम पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अब तक अलायंस की सरकार थी। अब हिमंता बिस्व शर्मा इस जीत के नायक हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया का नाम लेकर धन्यवाद किया, और फिर उन्होंने कहा कि जिसके साथ सैकिया होंगे तो 100 पार तो होना ही था। और क्या उन्होंने कहा है, अपनी इस जीत पर देख लेते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा जो अध्यक्ष है वो दिलीप सैकिया है। सैकिया का मतलब 100 का ऊपर अधिपति, मतलब जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना चाहिए था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया, और इसमें कुछ एक और बात नहीं है। अब अभी बाहरी और बीजेपी वाली बात हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, दीनदयाल जी को पुष्पार्पित कर रहे हैं सर, और क्या चाहिए आपको। हेमंता बिस्व शर्मा जी, अब आगे देखिए हेमंता बिस्व शर्मा ने इसके अलावा क्या किया। एक तस्वीर है नहीं मेरे पास, मैं भी दिखाता आपको। समीर जी का एक कमेंट आया था अभी उस तस्वीर पर, जो अभी उस बात पर जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि जिन हमारा प्रदेश अध्यक्ष सैकिया है, जिनके साथ सैकिया हो तो 100 पार होना ही था। एक तस्वीर आई है जिसमें ये मिल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल से। सर्बानंद सोनोवाल ने पहला टर्म उनको मिला 5 साल का, दूसरा और तीसरा टर्म इनके पास जाएगा। उनसे जिस तरीके से मिले, गले लगे, मतलब गले लगना भी उसके लिए अंडरस्टेटमेंट है। जिस तरीके से उनसे मुलाकात की जाकर के, मतलब लिपट गए, बिल्कुल ठीक है आपने, लिपट गए बिल्कुल। और वो भी ऐसे थपकी दे रहे हैं जैसे मतलब ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। बड़े भाई जो है राम खुश हो रहे हैं, लक्ष्मण तुम बड़ा युद्ध जीत के आए हो। मतलब इतना एकापन दिखाई दिया दोनों के अंदर। कुछ आप इसमें खबर ऐड कीजिए, क्या खबर है सर। देखिए, हेमंता जी को एक संदेश भेजा गया है कि भाई सरकार अपनी जगह, संगठन का भी अपना महत्व है। और असम में जिस तरीके से हेमंता जी के जो बयान आ रहे थे, जो व्यवहार लगातार आ रहा था, ये संदेश जा रहा था पूरे देश के अंदर कि संगठन और सरकार आसाम के अंदर हेमंता ही है, मतलब जो कुछ है हेमंता ही है, बाकी कोई दूसरा है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता ने हेमंता को यह संदेश भेजा है कि भाई संगठन और सरकार दोनों की भूमिका है। सरकार काम करती है और संगठन जमीन स्तर पर काम वन मैन शो नहीं बन जाए, वन मैन शो नहीं बने, ये संदेश जा रहा था। और बाकी कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से बात हो रही थी पूरे आसाम के बाहर और आसाम के अंदर भी एक असहज उत्पन्न हो रही थी। तो मुझे लगता है उसके बाद जिस तरीके से हेमंता ने बयान दिया है कि जिसके साथ सैकिया है वो 100 के पार जाएंगे, हमारे अध्यक्ष है, और तो मुझे लगता है उन्होंने बताने की कोशिश की कि संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन है तो सरकार है, संगठन है तो हेमंता बिस्व शर्मा है, और संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो शायद उन्होंने संगठन को वो क्रेडिट देने की कोशिश की है। संकेत मिलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनसे जिस तरीके से मुलाकात की है, हाँ। और संगठन के लोगों को मतलब मैसेज है कि सबको साथ लेके हाँ, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जिस तरीके से संघ के 4 से 5 पदाधिकारियों को पर्सनली फोन किया है, संघ मुख्यालय वो जिस तरीके से अच्छी बात है। अगर तो अब इस बात को रियलाइज हो रहा है, लग रही है कि भाई हाँ, पार्टी ने कहा कि ठीक है, आपका कद बड़ा है, आप बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संदेश ये नहीं जाना चाहिए कि पार्टी वन मैन शो है, संगठन भी एक आदमी के अंदर। कल किसी ने लिखा, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि अब हेमंता जी जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस और योगी जी की लीग में आ गए हैं, जो अपने दम पर कुछ हैं, अपने राज्य में मुख्यमंत्री तो हैं तीनों, लेकिन अपने दम पर भी कुछ। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है
कि हेमंत विश्व शर्मा अपने दम पर कुछ है वाला जानते थे, इसीलिए अमित शाह ने उनको नेडा का चेयरपर्सन बनाया, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नंबर 1। नंबर 2, चूंकि 26 के चुनाव में तो मैं नहीं जा पाया, 21 के चुनाव में मैं वहां था, तो हेमंत विश्व शर्मा सचमुच अलग किस्म के प्राणी हैं और उनको समझना हो तो उनको, जो अभी समीर जी ने कहा, वो चिंता हुई क्योंकि करीब 3 ऐसी सीटें थी जहां संघ से जुड़े हुए लोग थे जिनका टिकट काट कर दूसरों को दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि चाहे वो अभी राज्य के प्रभारी हरीश द्विवेदी हो या चुनाव के प्रभारी बैजयंत जय पांडा हो, सबके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। सर्बानंद सोनोवाल के साथ 2021 के चुनाव जो मुख्यमंत्री रहते था, तो वो कोई भी काम करना होता था तो सर्बानंद सोनोवाल को पूछ के करते थे और कहा जाता था कि भले हेमंता अभी मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन सारे फैसले सर्बानंद उनसे पूछ के लेते हैं। जो वहां संगठन के लोग ये आ गई वो तस्वीर, ये देखिए कैसे लिपट के दोनों, बिल्कुल बिल्कुल यही है, लिपट के एकदम। और ये दोनों को पता है कि उनकी यूएसपी क्या है, पार्टी को भी पता है कि सर्बानंद सोनोवाल नेता बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह के संघर्ष से, जिस तरह की स्थितियों से असम और नॉर्थ ईस्ट जुड़ जाए, उसमें हेमंत विश्व शर्मा जैसा नेता ही चाहिए। देखिए और संगठन के लोगों को वो एक तरह से कहें कि ज्यादा अच्छे से साध लेते हैं, इसलिए भी एक बड़ी वजह है कि वो, ये समीर जी ने कहा कि भाई ऐसा उनसे संदेश भी भिजवाया गया कि सबको साथ लेके चलिएगा, जीत बड़ी है, जिम्मेदारी ज्यादा है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, साथ लेके चलने वाली है सोच, तो बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर उस किसी की पर्सनैलिटी वैसी हो, भाई मैं अपने तरीके से काम करता हूं और आपको मैं जीत दिला रहा हूं, इससे ज्यादा आपको और क्या भाजपा में ये चाहिए? चलता नहीं है सर। बिल्कुल हाँ नहीं, ये सब वो भाजपा तो में विजय नहीं जी चलता। बताएंगे। ये बात महत्वपूर्ण है कि वो जो हेमंता जी हैं उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है ना। अब उनको भी आज हम यही कहते रहे कि वो बाहरी हैं, बाहरी तो हैं, मतलब इसको फैक्ट्स में तो बदलने की बात नहीं, मतलब यदि कहने के लिए कहते रहे, लेकिन ये भी असम गण परिषद से आए हाँ, थे। वो भी असम गण परिषद से आए थे, तो लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी ताकत को समझा। जब उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो उसमें उस वक्त चीफ मिनिस्टर से बड़ा कद दिया। ये सिर्फ एक असम के चीफ मिनिस्टर जैसा आप देखते हैं या ये कुछ बड़ा हो गए हैं उससे? ये बड़ा हो गए हैं। अच्छा। और वो मैं समझ रहा हूँ कि वो बड़े थे, क्योंकि जब वो नेडा का जिसका जिक्र हर्षी ने भी किया, तो उस समय भी सर्बानंद सोनोवाल से बड़ा बना दिया। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो सातों राज्यों को देख रहे थे कोऑर्डिनेटर के तौर पे, और डायरेक्ट कनेक्ट है उनका दिल्ली से। मैं यही इसी पे आने वाला था। दिल्ली में वजन कैसा है? दिल्ली में उनका वजन बहुत ज्यादा है, ताकतवर है, और इसीलिए ये पूरा चुनाव उनके भरोसे छोड़ दिया। अमित शाह यदि बंगाल में बैठे रहे तो इस भरोसे से कि भाई हेमंता अपना गाड़ी जो है पार कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो भरोसा है। और जब ऐसी पर्सनालिटी होती है तो उसका थोड़ा सा संगठन के साथ ये समझना कि यार ठीक है, वो होता ही है, तो इसलिए ये मैसेज उनको दिया गया। और पार्टी में ये होता ही है कि भाई संगठन के तौर पर काम किया जाए और सब मिलकर करें। लेकिन हेमंता जी का ही नाम याद आता है आपको ऐसा करने में? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं जो भी लोग अपने 2:30 दम बजे पर- चले वहां जहां आप जाना चाहते हैं? 2:30 बजे चलेंगे वहां, ठीक है सर। अरे एक बयान सुना देता हूं आपको इनका। इन्होंने, गौरव गोगोई अपना चुनाव हार गए, अभी ग्राफिक पे आप देख रहे थे। 19 विधायक जीते हैं कांग्रेस के असम में, 19 मुसलमान, 18 मुसलमान है, 1 हिंदू जीता। ये बात इन्होंने बोली हेमंत विश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको नोट कीजिए, आपकी असम में कांग्रेस पार्टी के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम जीत करके आए हैं, तो मतलब मेजोरिटी वोट कहां मिला आपको? बड़ी बात है। और गौरव गोगोई अपना चुनाव 23,000 वोटों से हार गए। तो क्या हुआ इनके? और ये गौरव गोगोई लोकसभा के सांसद कई बार के, पीछे पिताजी की इतनी बड़ी विरासत, 15 ही साल तरुण गोगोई भी मुख्यमंत्री रहे थे, अभी भी डिप्टी लीडर है लोकसभा और में। एक बात याद दिला डिप्टी दें, लीडर लोकसभा, 23,000 वोट नहीं, से आप इसके हार रहे साथ हो। साथ ये दोनों गुरु भाई हैं, क्योंकि तरुण गोगोई की लीडरशिप में दोनों ने पॉलिटिक्स दोनों ने सीखी। राजनीति सीखी है और उन्होंने ज्यादा ही कांग्रेस सीखी में होगी, वो उनके कांग्रेस बेटे में रहे। ठीक ठाक वेट रखते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा है सर, मुख्यमंत्री यही बनते सरकार, गौरव गोगोई मुख्यमंत्री का जी। चेहरा थे। अब इन्होंने चुटकी लेते हुए हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि अगर पवन खेड़ा के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठने का फैसला कर लिया होता तो शायद ये अपनी सीट निकाल लेते। कांग्रेस तो नहीं जीती, देखिए, इस पे तो लेकिन हम भी शायद सहमत ये अपनी सीट जीत जाते अगर पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना बैठे होते। इस पे पूर्ण पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक आसाम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक आसाम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी पवन खेड़ा जी को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।
अभी अब आसाम पुलिस अभी अपना काम करेगी। इन्होंने कहा था एक बार मुझे चीफ मिनिस्टर बनने तो दीजिए, अभी मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हूँ। तो अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये क्या करते हैं, अब देखते हैं।